नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और सबसे पहले कंट्रोल रूम, हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए कार्यक्रम में, फिर विषय रखते हैं। स्वागत है हेमंत भाई आपका। दरअसल हेमंत भाई, मोदी जी जो सोच भी नहीं पाए थे, लाखों भारतीयों का सवाल था, उनके भविष्य का सवाल था। और मोदी जी सोचना तो दूर की बात है, मुझे लगता है सोचने के बारे में कोई जद्दोजहद भी उन्होंने नहीं किया था कि सोचना भी है इस मसले पर। वो काम जो है एक 84 साल के जज ने कर दिखाया है। 84 साल के शरद पवार का रिटायरमेंट डिमांड कर रहे हैं यहाँ लोग, और 84 साल के जज ने डोनाल्ड ट्रंप के विध्वंसक आदेश पर रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर है भारतीयों के लिए, तमाम भारतीयों के लिए जो यहाँ है, उनके लिए भी, उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मसला है कि भाई एकाएक उनको ऐसे कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है देश के किसी कोने में। लेकिन पिछले शपथ विधि के बाद जो इनॉग्रेशन हुआ भव्य, उसके बाद दो ऐसे किरदार हैं अमेरिका में जो भारत को आईना दिखा रहे हैं। हम उसी संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। दोनों किरदार जो अमेरिका में फैसला हुआ, भारतीयों को उसका लाभ हुआ, वो तो चर्चा का विषय है ही, लेकिन दोनों ने भारतीयों को आईना दिखाया है। एक जो महिला बिशप मैरियन एडगर, और दूसरे ये 84 साल के जज हैं, फेडरल जज हैं, जॉन सी कफनर। जॉन सी कफनर साहब ने जो जन्मजात नागरिकता का कानून था, जिसको एक अध्यादेश के जरिए तत्काल रोक लगा दिया था ट्रंप साहब ने आते ही, फिर उसको कानूनी जामा भी पहना रहे थे, उस पर रोक लगा दी है और बड़ी कठोर टिप्पणी की है, बहुत कठोर। आगे मैं टिप्पणी भी बताऊंगा। और जॉन सी कफनर, थोड़ा इनके बारे में भी बताएंगे, लेकिन ये आगे बताएंगे हम। पहले इस विषय पर थोड़ा डिटेल से चर्चा हो जाए। हेमंत भाई, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो झटका है ही, ये भारत के लिए, भारतीयों के लिए ये कितना, ये जो फैसला है, रोक लगाई गई है, ये भारतीयों के लिए कितना राहत पहुंचाने वाला है? कितने भारतीय इससे खुशी आज जश्न मना रहे होंगे? देखिए आशीष जी, ये बहुत बड़ी राहत की बात है और बहुत अमानवीय फैसला था, बहुत ही अमानवीय और असंवैधानिक फैसला था, जैसा कि अदालत ने कहा भी है। और उसको बिल्कुल समय रहते, जैसे आपने परसों एक बहुत अच्छी बात कही थी कि वाइब्रेटिंग डेमोक्रेसी क्या होती है, वो इन 84 साल के जज साहब ने दिखा दी, जॉन कॉगनेर साहब ने। इन्होंने कहा कि जो आपने ये जन्मजात नागरिकता कानून जो 1868 से लागू था, उसको आपने वन स्ट्रोक ऑफ पेन से खत्म कर दिया, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके, एक अधिशासी आदेश करके, जबकि ये उस तरह का मामला है ही नहीं। अगर ऐसा करना भी है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस फैसले पर, ट्रंप के फैसले पर इंटरिम स्टे लगा दिया है, यानी कि 20 फरवरी के बाद तक भी अब जो बच्चे पैदा होंगे, जब तक ये केस का फैसला नहीं होता, उनको जन्मजात नागरिकता मिलती रहेगी। आपने कहा ट्रंप को झटका है या नहीं? अगर इसको बौद्धिक दृष्टि से हम देखें, ट्रंप के लिए कोई झटका नहीं है। ट्रंप बेसिकली, ट्रंप को पता था कि तुम्हारे साथ ये क्या होगा। उनको अमेरिका के कानून का बहुत अच्छे से पता है कि वहां की जुडिशरी किस तरह की। वो हिंदुस्तान वाली जुडिशरी नहीं है कि आंख देख के फैसला करती है या चेहरा देख के फैसला करती है। जिस समय वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर रहे थे, उनको तब भी पता था कि ये स्टे होगा, ये किसी अदालत की स्क्रूटनी में खड़ा नहीं हो सकता ये फैसला। लेकिन आप कहेंगे साहब फिर भी फैसला क्यों किया? वो फैसला केवल अपने भक्तों को दिखाने के लिए किया, जो वो पिछले 4 साल से प्रचार करते फिरते थे कि मैं आया तो ये कर दूंगा, मैं आया तो वो कर दूंगा, धक्के मार के बाहर कर दूंगा, 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों को जो अवैध प्रवासी उनको निकाल दूंगा। पूरी दुनिया के तो 1 करोड़ 10 लाख है ना, वहां हिंदुस्तान के 7.25 लाख है। तो उस सारे में जो उनका खेल था वो तो पूरा हो गया ट्रंप का। ट्रंप क्या चाह रहे थे कि मैं ये दिखा दूं कि देखिए मैं आया और मैंने पहली गेंद को स्टेडियम से बाहर मार दिया, सारे के सारे प्रवासियों का मैंने ये कर दिया, नागरिकता खत्म कर दी। लेकिन जैसा उस पिटीशन में जब मैं और आप बात कर रहे थे, उसमें साफ लिखा था कि आप राजा नहीं, आप राष्ट्रपति हैं, आप होंगे ताकतवर, लेकिन आप देश के संविधान से ऊपर नहीं है। आप संविधान को नहीं बदल सकते, आप उसी पेन से नए संविधान को अपने आप नहीं लिख सकते। उस अपील में यही तो लिखा था जो 22 राज्यों ने, हमने जो चर्चा की थी, 22 राज्य और 2 शहरों में। और उस पर एक जिला अदालत, देखिए ये ताकत होती है लोकतंत्र की। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, उसका जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, और उस पर स्टे कौन लगा रहा है? डिस्ट्रिक्ट का जज।
आपके यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जजेस भी बगले झांकने लगते हैं पेगासस के मामले में और तमाम मामलों में। ये है उस लोकतंत्र की जो वाइब्रेशन जिसकी आप बात कर रहे थे। तो ये उन्होंने दिखाया, इससे बहुत ज्यादा राहत मिली है। जितने भी अवैध प्रवासी वहां पर, हिंदुस्तानियों को तो मिली है, बाकियों को ही मिली है। और एक आपके दर्शकों के लिए शुरू में ही बता दूं, बहुत बड़ी जिम्मेवार जरूरी खबर है। 7.25 लाख लोग हिंदुस्तान के ऐसे थे वहां अवैध प्रवासी जो उस लिस्ट में कैटेगराइज्ड, उसमें से 6 लाख लोग, 7.25 में से 6 लाख लोग अमेरिका के अंदर पलायन कर चुके हैं। रिपब्लिकन राज्यों को छोड़ करके डेमोक्रेटिक राज्यों में जा चुके हैं, केवल ये मान करके कि यहां पर सख्ती कम होगी। क्योंकि जहां ट्रंप की सरकार है रिपब्लिकन पार्टी की, वहां तो जो गदर मचा सकते हैं, तो वो बेचारे पहले ही चले गए। और दूसरी सबसे बड़ा जो संकट था कि जो प्रवासी महिलाएं थी, क्योंकि 20 फरवरी के बाद जो ट्रंप का आदेश था उसमें यह था कि 20 फरवरी के बाद जो बच्चे पैदा होंगे उनको जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी। तो आपने देखा अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई थी प्री मैच्योर सिजेरियन सेक्शन कराने के लिए, ऑपरेशन से डिलीवरी जिसको हम बोलते हैं। तो वो सारे का सारा मामला भी अब खत्म हो जाएगा। वो बहुत बड़ा मानवीय संकट था कि जिस बच्चे का 9 महीने में जन्म होना है उसको नागरिकता के लिए आप 7 या 8 महीने के बच्चे को आप जन्म दे रहे हैं जबरदस्ती, नेचर के आदेश के खिलाफ, प्राकृतिक प्रक्रिया के खिलाफ। तो उन बच्चों का जीवन भर, उनकी इम्यूनिटी, उनके लंग्स, उनकी पूरी डेवलपमेंट, वो सारी कंप्रोमाइज हो जाती। तो एक बहुत बड़े मानवीय संकट से जज साहब ने बचाया है, न केवल हिंदुस्तानियों को जो वहां पर रह रहे थे, बल्कि ओवरऑल जो अप्रवासी समुदाय है अवैध रूप से 1.10 करोड़। देखिए, ये प्रवासी और अवैध और वैध चलता रहेगा। मानवता सबसे बड़ी चीज है। और जिस पादरी का आपने जिक्र किया, उन्होंने भी वही कहा जिसका आपने जिक्र किया। ट्रंप के मुंह पे कहा कि आप होंगे राष्ट्रपति, लेकिन मानवता को मत छोड़िए। तो ये चीज दिखाती है कि अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिका वहां पर इतना एडवांस क्यों है। डेमोक्रेसी के तहत जो सबसे दुनिया का ताकतवर व्यक्ति है, उसके कार्यकारी आदेश पर एक जिला जज पहली कलम में, कल केस फाइल हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, कल केस फाइल हुआ था, 24 आवर्स के अंदर उसको स्टे कर दिया। ये दिखाता है लोकतंत्र क्या होता है, कानून क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती हैं और कलम की शक्ति क्या होती है, ये चीज। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, जिला जज हमारे देश में जो जिला जज है, जिला अदालतें हैं या जिला जज हैं, उनकी चर्चा होती है सिर्फ एक मामले में, मस्जिद में मंदिर खोजने के लिए। आज की तारीख में जिला जजों के या जिला अदालतों की चर्चा और कहां इस देश में है, मंदिर में मस्जिद खोजने में। हमारे यहाँ भी एक जिला अदालत जिस दिन केस फाइल हुआ उसी दिन आदेश दे दिया था, बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए। यहाँ तो दूसरा पक्ष मौजूद था, वकील मौजूद था, दूसरे पक्ष को सुने बगैर कह दिया तुरंत जाओ, जांच करो, सर्वे करो संभल में, याद होगा। यहाँ की जिला अदालतों में केस आपको मैं बता देता हूं, यहाँ की जिला अदालत जब आई है बात, तो ये आईना दिखाना होगा। बिहार में समस्तीपुर शायद जिला है, एक जब इंडियन स्टेट के खिलाफ संघर्ष करना होगा हमें, करूंगा मैं, राहुल गांधी ने बोला था। उसके बाद बिहार के समस्तीपुर के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक आदमी, भक्त कहिए अंधभक्त के जो भी होगा, वो एक लेकर के गया है केस। वो पता है केस क्या है, उसने कहा जब वो बयान टीवी पर उसने सुना, उस वक्त उसके हाथ में दूध की बाल्टी थी जिसमें 5 लीटर दूध था, और सुनते उसको इतना बड़ा झटका लगा, शौक लगा कि देश के खिलाफ इतना बड़ा साजिश कर रहा है राहुल गांधी। उसके हाथ से दूध की बाल्टी छूट गई और उसका दूध गिर गया। 5 किलो दूध 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 250 रुपए का हुआ। 250 का नुकसान है, राहुल गांधी पर केस करो देशद्रोह का। ये मैं आपको जाकर के लोग चेक कर लेंगे, कोई कथा कहानी नहीं बता रहा। बिहार की जिला अदालत में ये केस गया है। अब इससे इसलिए समानांतर पैरेलल ये तुलना जरूरी है। जब आप कहते हो ना कि विश्वगुरु बनेंगे सोने की चिड़िया, ये सब ऐसा है ना कि आंख बंद करके कल्पना लोक में जाने वाली बातें होती हैं। और चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना की हम बात ही नहीं करेंगे, उनको तो हालांकि सीखना चाहिए, 84 साल उम्र में भी बड़े हैं और बाकी जजमेंट तो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पर पेगासस आपने कहा, यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए कितने पिटीशन हैं, यहाँ चुनाव आयोग का आयुक्त, उसको लेकर के सीजीआई को पैनल से बाहर करके कानून बना दिया गया, उस पर केस पड़ा हुआ है। लिस्टिंग ही नहीं होती है भाई साहब, लिस्टिंग नहीं होती है, सुनवाई ही नहीं होती है, पड़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको कोट अनकोट स्टेटमेंट बता देता हूं, कोट अनकोट। जज साहब ने कहा, जो जज कफनर हैं, उन्होंने कहा मैं 4 दशक से पीठ पर हूं,
मुझे ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं आता जिसमें पेश किया गया सवाल इस मामले जितना स्पष्ट हो। यानी जो सवाल है, ऐसा स्पष्ट सवाल 40 साल में किसी केस में नहीं देखा। यह एक स्पष्ट रूप से असंवैधानिक आदेश है। कोई ऐसा नहीं कि टिप्पणी वाला, यहाँ टिप्पणी कल्चर हमारे यहाँ का टिप्पणी कल्चर, क्योंकि उनको भी जो है टीआरपी लेनी है कि मान लिया हेमंत जी उस पर बैठेंगे, डिबेट करेंगे, कहेंगे वाह देखिए हमारे जज साहब को, तो टिप्पणी कल्चर। सीधा कहा असंवैधानिक आदेश है। इतना ही नहीं, इस सुनवाई में मैंने अभी जिला अदालत की बात की कि दूसरे पक्ष को बिना नोटिस दिए सुने हुए अमेरिकी न्याय विभाग के वकील मौजूद थे, ब्रेट सुमेट, उनको भी वहीं पर उनकी भी क्लास लगाई और कहा क्या वह व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि यह आदेश संवैधानिक है। न्याय विभाग के वकील से कहा कि आप अपनी राय बता दो व्यक्तिगत रूप से। जुबान नहीं खुली। 4 राज्य गए थे इस मामले में कोर्ट में। ये चारों डेमोक्रेट जो है लीडरशिप वाले स्टेट हैं। 4 राज्य, वाशिंगटन था, एरिजोना था, इलिनॉयस था और ओरेगन था। ये 4 स्टेट गए थे। ये फैक्ट्स इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी खबर जो हम बता रहे हैं आपको, कोई खबर हवा हवाई नहीं कि लोग कहते हैं अरे एक ही काम है मोदी जी का विरोध करो। अरे विरोध क्या, मोदी जी देखो ऐसी जुडिशरी होती है, और अगर ऐसी जुडिशरी हो तो हम सुरक्षित हो जाए। मोदी जी अपने भक्तों को, यहाँ पर जो आपने कहा उस लाइन को भी कनेक्ट करना जरूरी है, अपने भक्तों को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको संतुष्टि प्रदान करने के लिए कोई आदेश दे दे, लेकिन वो आदेश संवैधानिक है या असंवैधानिक है ये तय करने के लिए जुडिशरी अगर होती तो हमें भी चिंता नहीं होता। वो आदेश करते, जुडिशरी रोक देती, भक्त भी संतुष्ट और संविधान भी सुरक्षित, दोनों काम बन जाता, हमें कोई एतराज नहीं था। लेकिन यहाँ पर तो बस ताली बजाओ। इसको अगर हम थोड़ा सा और इस मामले के तह में जाना चाहते हैं, क्या इस अमेरिकी जज ने 84 साल के जज ने, 1941 का जन्म है, उम्र की बात आपने की तो मैंने इसीलिए इनका पूरी इनकी मतलब पूरा इतिहास भूगोल सब इनका निकाला। 84 साल उम्र है। क्या इस जज से भारत की न्यायपालिका को, यह भी क्यों कह रहा हूं साफ कर दूं, सवाल साफ कर दूं, तमाम अब ये ना ग्लोबल विलेज है, दुनिया को हम लोग कहते हैं ग्लोबल विलेज है, दुनिया भर के अलग अलग देशों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस होता है, अलग अलग देशों के संसद के स्पीकर्स को बैठाया जाता है, अलग अलग देशों की जुडिशरी के टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हैं उनके एक साथ कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो इस ग्लोबल विलेज में क्या ये मौका नहीं है कि भारतीय न्यायपालिका, भारत की न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट ये देखे और कुछ अपने भीतर आत्ममंथन करे, कोई एक अब बैठना चाहिए, मुझे लगता है भारत में सुप्रीम कोर्ट को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए। हेमंत भाई देखिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं लगती आशीष भाई, जिस लेवल पर पिछले 10 सवा 10 साल 10.5 साल में चला गया है न्यायिक प्रक्रिया, वो आपको सोचने की जरूरत है। देखिए 5 जज देश के चीफ जस्टिस, तत्कालीन चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद क्या इशू था, मास्टर ऑफ रोस्टर, उनमें से एक वापस चीफ जस्टिस बन जाता है। जिस बात का वो विरोध कर रहा था वही विरोध, उसने भी वही सारे काम किए जो उसने तब विरोध किया था। और उसके बाद के सारे चीफ जस्टिस को देख लीजिए, मास्टर ऑफ रोस्टर का इशू आज तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और वो क्या है, सिलेक्टिव बेंच हॉन्टिंग, के फलाने जज के पास ये, उसके पास ये। हिंदुस्तान की जुडिशरी, माफ कीजिएगा, विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स माइट, हकीकत क्या है, जिस जज ने स्टेज पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री को विश्व दृष्टार पता नहीं क्या क्या कहा, जिस जज ने दर्जनों फैसलों के अंदर अडानी के सारे केसेस एक पर्टिकुलर जज को मिले, उसके बाद वो जज साहब ना केवल पुनर्नियुक्ति पाए ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन के तौर पर, वहां का पहले सुप्रीम कोर्ट जज, उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन, वहां से भी काम नहीं चला। उसके बाद वो बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द ओम्बड्समैन बने हुए हैं आज की तारीख में। कहां तक भाई, 65 साल तक तो आप सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, उसके बाद आप 5 साल उधर भी रह गए एनएचआरसी में भी, उसके बाद भी आपको रोजगार चाहिए। और ये मेरे शब्द नहीं, ये अरुण जेटली साहब कहा करते कि जो रिटायरमेंट से पहले के जो फैसले हैं वो रिटायरमेंट के बाद की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो हिंदुस्तान की तो जो न्यायिक प्रक्रिया, माफ कीजिएगा, वहां खड़ी हुई है। जो चंद्रचूड़ साहब थे, कितनी बदनामियां ली, क्या क्या लिया,
क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री को अपने घर पे गणेश पूजा के लिए बुला रहे हैं। क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? जबकि केंद्र सरकार के तमाम सबसे विवादास्पद फैसले उनके पास विचारा दिन थे। मैसेज क्या दिया? जुडिशरी के अंदर जो आम आदमी का जो एक विश्वास है उसको जमने में, माफ कीजिएगा आशीष भाई, 70-75 साल लगे और उसको खोने में 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट लगते हैं। तो मंच पर प्रधानमंत्री की प्रशंसा करना, डायस पर बैठ करके उस तरह के फैसले देना, अपने घर में बुला करके घंटियां बजाना, आप करिए भक्ति, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और उसको भक्ति पर्सनल चीज है। मैं आपके घर आया, आप पूजा कर रहे थे, मैंने भी हाथ जोड़ लिए, 5 मिनट लगा लिया, ध्यान लगा लिया, उसको सोशल मीडिया वगैरह पर प्रधानमंत्री डाल रहे हैं। मतलब समझिए ना कि उस जुडिशरी का आत्मविश्वास, जो जुडिशरी का जनता में भरोसा था, पहले तो आपने प्रधानमंत्री को घर इनवाइट करके डुबो दिया और उस जुडिशरी को आईना दिखाने का काम प्रधानमंत्री ने किया जब वो सारे फोटो ट्वीट कर दिए। तो मुझे अपनी माइट की चिंता नहीं है, मुझे अपने जन विश्वास की चिंता नहीं है। तो राजनेता के लिए तो सबसे बेहतर चीज यही है ना कि उसको कैश करेगा। तो हिंदुस्तान की जो लोकतंत्र में जो न्यायपालिका का जो भरोसा था वो आज की तारीख में खड़ा कहां? आपने तो बहुत सारे बात बता दिए। नोटबंदी का फैसला देख लीजिए, 370 पर फैसला देख लीजिए, राम मंदिर का फैसला देख लीजिए, कितना समय लगा इन सब में। पेगासस पे क्या किया, वो जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी अडानी वाली, क्या हुआ? सेबी को लेकर के क्या हुआ? कहां है वो फैसले? मैंने आपके पास पिटीशन आज डाली, आप 5 साल बाद उसकी हियरिंग कर रहे हो, उसका क्या मतलब? ये होता है जुडिशरी जो कल अमेरिका के अंदर हुआ। 23 तारीख को 22 राज्यों और 2 जिलों ने कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पिटीशन डाली राष्ट्रपति के खिलाफ। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होकर ऑर्डर स्टे हो गया। ये जुडिशरी होती है, इसको प्रोग्रेसिव कहते हैं आप, प्रगतिशील। और आप क्या है, आप सोच लीजिए। पहले दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सेबी ने क्या कहा कि हमें इसकी जांच में 1 साल लगेगा क्योंकि चुनाव टालना था, चुनाव के दौरान तक टाइम बाय करना था। सुप्रीम कोर्ट में 6 हियरिंग होगी, आज तक उसमें कुछ आया हो तो बता दीजिए। अदालत, कानून भी, चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, सब कुछ हो गया, माधवीपुरी बुच का सब कुछ एक्सपोज हो गया। उसके बाद क्या हुआ? शी इज वेरी मच इन द चेयर। क्या कर रही है जुडिशरी? आप कह रहे हो ये हो गया, अब बेटे का ब्याह तक हो गया, होने जा रहा है भाई। सब तो छोड़िए, बेटे का ब्याह भी निपटने जा रहा है। वहां तक पहुंच गई है गाड़ी। कहे क्या करें, जब जुडिशरी की हम लोग बात करते हैं तो बड़ी मतलब विचित्र स्थिति है। हालांकि उम्र वाले मसले पर जब आपने कहा कि ये लोग अभी भी मलाई में ही जो है इन्वॉल्व है, मलाई खाना चाहते हैं, लेकिन उस जज की उम्र 84 है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। कम से कम वहां से सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपके भीतर आपका ईमान धर्म जिंदा है ना, तो उम्र नहीं फैक्टर है, फिर उम्र तो एक नंबर है। ईमान धर्म जिंदा है, आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन पता है, अपने राइट्स पता है, देश की डेमोक्रेसी पता है, तो ये सब बाकी चीजें छोटी हो जाती हैं। अच्छा, एक सवाल और, ये अवैध प्रवासियों वाला मसला, ये तो जन्मजात नागरिकता का मसला था, अवैध प्रवासियों वाला मसला भी क्या गया है किसी कोर्ट वगैरह में? इस पर भी कोई है गुंजाइश, राहत मिले फिलहाल कहीं से? नहीं, अवैध प्रवासियों वाला जो है ना आशीष भाई, उसके अंदर कोई ऑर्डर उस शक्ल में नहीं, वो तो एक पॉलिसी है कि जो भी अवैध, उसके लिए कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं किया उन्होंने। उनकी सरकार का एक नीतिगत फैसला है कि जो हमारे यहाँ अवैध रूप से लोग रह रहे हैं बिना कागजात के, उनको हम वापस भेजेंगे, डिपोर्ट करेंगे। तो डिपोर्टेशन की एक प्रक्रिया है। और जो हम बात कर रहे थे मैं और आप, कि हिंदुस्तान के उस तरह के जिनका डिपोर्टेशन ऑर्डर हो चुका है, वैसे लोग 17,940 हैं। तो उसी को लेकर के जयशंकर ने भी कहा कि अगर वो भेजते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत तो हम लेने को तैयार हैं। तो वो लोग बहुत थोड़े हैं, 17,000 जिनका डिपोर्टेशन का तरीका पूरा हो चुका है। उसके अलावा क्या होता है, जो 7.25 लाख लोग जो और है ना, जो अवैध भारतीय प्रवासी की अगर आप बात करेंगे, तो वो कौन लोग हैं? कनाडा के बॉर्डर से उनमें से 3.25 लाख लोग गए अवैध रूप से, जिसको डोंकी रूट कह लीजिए, तमाम जो भी आप कहें। उसके बाद मेक्सिको के बॉर्डर से 2.25 लाख लोग गए, और 2.25 लाख ऐसे भाग्यवान लोग थे जो वहां का वीजा लिया और गुम हो गए, पट्टे जो होता ही है, गुम हो गए। तो 2.25 लाख ऐसे महानुभाव भी है। तो कुल मिलाकर के ये संख्या 7.25 लाख है। इनको अगर डिपोर्ट भी आपको करना है तो ऐसा नहीं है कि आप इनको पकड़ के जहाज में बिठा के बाहर कर देंगे, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको बाहर करने का एक प्रोसेस है अदालत के जरिए, जो भी उनकी न्यायिक प्रक्रिया है। उसमें अगर ट्रंप को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करें तो तब उस पर कोई अदालत में जाने की बात आएगी। अभी तो केवल घोषणाएं हैं, जबानी जमा खर्च है। उसमें जब तक कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं होगा तब तक आप कोर्ट में क्या करने जाएंगे और किस बेसिस पे जाएंगे?
तो अभी तक तो केवल उन लोगों को बाहर पटकने की तैयारी है जिनके डिपोर्टेशन ऑर्डर हो चुके हैं डिफरेंट कोर्ट से, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, और उनका देखिए बनता भी है 17,940 लोग जिनका कोर्ट में जो हार चुके हैं, तो उनका तो फिर बनता नहीं ना स्टेटस किसी भी तौर पे कि आप आ रहे हैं। बाकी जो 7.25 लाख है उनको आप ऐसे नहीं कि पकड़ा और जहाज में बिठाया बाहर कर दिया, नो, देयर इज ए वेल डिफाइंड लीगल प्रोसेस फॉर दैट। तो उसके बारे में अभी तक केवल जबानी बात चल रही है, उसके बारे में कोई किसी तरह का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, अदालत के हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं है। अगर कोई किसी को पकड़ता है भेजने के लिए और उसकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तब वो कंसर्न्ड व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। आज की तारीख में वैसी कोई स्थिति है नहीं। आज की तारीख में स्थिति ये थी कि जन्मजात नागरिकता आपने खत्म की थी 20 फरवरी से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, उसका ये हो गया कि उसको आपने इंटरिम स्टे कर दिया है। वो जो पहले अधिकार मिलता था वो इस न्याय के फैसले तक वो मिलता रहेगा। ये इतना हुआ है अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाशिंगटन कोर्ट में। अच्छा अच्छा, ये एक चीज और कुछ कंफ्यूजन लोगों के मन में होता है, तो उसको थोड़ा सा दूर करते हैं। एक आखिरी सवाल इसी पर कि ये जो नागरिकता का कानून था, जन्मजात नागरिकता का कानून, जो अवैध प्रवासी हैं वो तो अवैध है, उनका बच्चा अगर जन्म लेता है तो क्या वो वहां का अवैध नागरिक होगा? जी, वो कानून वही है। कोई भी व्यक्ति जो अमेरिका की धरती पर है, जो एग्जिस्टिंग कानून था 1868 में, तब से लेके आज तक चला रहा है। बहुत सारे लोग जाते हैं इसलिए आशीष जी वहां पर, डोंकी रूट से भी बहुत सारे लोग इसलिए जाते हैं कि उनका बच्चे की वहां डिलीवरी हो जाए किसी भी तरीके से। तो वो जैसे ही बच्चा वहां पैदा हुआ उसको अमेरिकन नागरिकता मिल जाती है, जन्म से नागरिक, जिसको बाई बर्थ सिटीजनशिप कहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज थी। और उसके लिए लोग मरते क्यों? देखिए, एक बात हमें और समझानी पड़ेगी दर्शकों को बहुत साधारण शब्दों में, लेमन की भाषा में, कि अमेरिका जाने के लिए हिंदुस्तान के पढ़े लिखे यूथ, बहुत पढ़े लिखे यूथ क्यों डोंकी रूट अपनाते हैं, क्यों घर बार बेच के जाते हैं? एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है ना सत्ता का, केंद्र सरकार में, उसको कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं। और स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसको चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं। तो जो देश हिंदुस्तान में जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसका जो वेतन है वो 2.5 लाख रुपए है, और जो चीफ सेक्रेटरी है उसका 2.25 लाख रुपए है। अब आपके लिए बताऊं, जो हिंदुस्तान से जो लोग डोंकी रूट से या जैसे भी अमेरिका जाते हैं, जो लीगल गए वो तो गए, H1B और तमाम, वो अलग चीज है, वो दे आर प्रोफेशनल्स, उनका अलग है। जो ये डंकी रूट से भी जाते हैं, वहां जो ड्राइविंग करते हैं ना, उनको पूरा वेतन नहीं मिलता। कारपेंटर का काम करता है कोई, स्टोर में काम करता है कोई, कहीं काम करता है। तो जो अमेरिकन रूल है उसमें तो $16 $18 पर आवर है, तो उनको पूरा नहीं देते। तो वहां के एम्प्लॉयर्स के लिए भी लाभ है कि भाई चलो कम पैसे में लेबर मिल रही है, मुझे काम तो कराना ही। उसके बावजूद, सस्ती लेबर के बावजूद भी, हिंदुस्तान का अवैध रूप से गया हुआ एक ड्राइवर अमेरिका के अंदर हर महीने 3.5 लाख रुपए कमाता है, कम से कम 3.5 लाख। और आपका कैबिनेट सेक्रेटरी 2.5 लाख रुपए तनख्वाह है। इसलिए लोग अमेरिका जाने के दीवाने, इसलिए सपनों का देश कहते हैं उसको। यहां तो क्या है कि रोजगार ही नहीं हिंदुस्तान में, तो आप कोई स्वरोजगार कर लो उसका कोई स्कोप नहीं है। हर तरफ मोनोपोलीज बढ़ाई जा रही है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त इन्फ्लक्स हो रहा है कि यूएस के अंदर बहुत जबरदस्त डोंकी रूट और ये फलाना हर साल केवल हिंदुस्तान से। आशीष भाई, कितने बड़े शर्म की बात है, आप तो विश्व गुरु बन चुके हो ना। हर साल 90,000 लोग पकड़े जा रहे हैं अमेरिका के बॉर्डर पे हिंदुस्तान से, 90,000, और उनमें से 50% लोग गुजरात के हैं, गुजरात वाले हैं। तो मोदी जी की जो भूमि है, हाँ, गुजरात मॉडल, जिस मॉडल पर देश में आए थे उस मॉडल की हकीकत ये कल ही खुल रही है जी, कि उस सूबे के लोग डंकी रूट से खेत बेच करके, जमीन जायदाद बेच करके, कहीं से पानी जहाज में, कहीं जो है कार्गो में, कहीं कहां से कैसे कैसे जाते हैं। बहुत सारे उपाय हैं उस स्टेट के। जो हाँ, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही 90,000 में 45,000 गुजराती पकड़े गए थे। बड़ी विचित्र स्थिति है ये सब। खैर, ये एक जो आपने कहा, इसीलिए हमने आखिर में कहा कि ये बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए अगर हम लोग 20-22 मिनट बैठते हैं तो, कि अवैध प्रवासी के बच्चे नागरिक होंगे अगर वहां जन्म लेते हैं। और एक उस नागरिकता कानून में एक और भी प्रावधान है कि अगर बच्चा वहां का नागरिक है तो माता पिता को अपने साथ रख सकता है, लेकिन उसके आगे, लेकिन आगे मैं बता दूं, 21 साल के बाद।
ये नहीं कि पैदा होते ही कहा कि अब वो पैदा हुआ है, दूध की बोतल मुंह में लगा के कह रहा है कि मम्मी पापा साथ रहेंगे मेरे। उसके लिए 21 साल का होगा, 21 साल के बाद अपने माता पिता को रख सकता है। तो कुछ भी कहें, उन अवैध प्रवासियों के लिए उम्मीद की किरण अगर अवैध भी हैं, तो अगर जन्मजात नागरिकता का कानून वहां पर कायम रहता है, तो उनके लिए उम्मीद की किरण है कि बच्चा बड़ा होगा तो हो सकता है भाई 18-20 साल यहाँ आके 5 किलो राशन ले, लेकिन उसके बाद वहां पे फिर जा सकते हैं। है, कुल मिलाकर के निचोड़ ये नहीं था कि वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, उससे जुड़ा हुआ भारत, भारत की तस्वीर उससे जुड़ती है। क्योंकि बार बार जब दोनों देशों का मिलन होता है तो कहा जाता है ना, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे पुराना लोकतंत्र। ओबामा साहब ने भी एक बार कहा था, भारत आए, और सीताराम येचुरी वहां पर मौजूद थे जब उस समय उन्होंने कहा कि आज ये मुलाकात सबसे सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे पुराने लोकतंत्र के बीच है। तो हालांकि उसमें येचुरी साहब ने इंटरप्ट किया था और कहा सीताराम येचुरी ने कि नहीं सर, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र दोनों यही है, क्योंकि जब आपने यानी अमेरिका ने महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया था, उस वक्त बाबा साहब ने हमारे यहाँ महिलाओं को मताधिकार दिया था, इसलिए हम ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी हम ही है। बस एक ही कसर रह गई है, जो येचुरी ने नहीं कहा तब मैं कह रहा हूं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। बार बार नेता ये कहते हैं तो हम लोग का सीना फूलता है, मंच से मोदी जी बोलते हैं, लेकिन मैं एक लाइन बार बार कहता हूं, उसे संत कर रहा हूं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गए थे दूर। तो लोकतंत्र बड़ा होना ये हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है, हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत और कितना ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है, ये महत्वपूर्ण है, कितना वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यही अमेरिका से लेना है, यही लेना है, यही सीखना। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे हेमंत भाई के साथ हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।